नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कृषि यज्ञ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक अब कितना कुछ कंप्लीट कर चुके हैं वो देखना होगा ना, फिर आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हो या इन क्वेश्चंस को आप याद कर सकते हो। ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर रिपीट होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्रीन विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर इज नोन एज, इसे कहते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होता क्या है, ये एक प्रकार के वुडन बॉक्स होता है। ठीक, वुडन बॉक्स तो सर मान लिया। दूसरा, ये नॉर्थ फेसिंग होता है, नॉर्थ फेसिंग होता है। इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जैसे बैरोमीटर हो गया, ठीक है, थर्मोमीटर हो गया, या इसके साथ साथ कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे हाइग्रोमीटर हो गया। तो मेजर क्या करता है ये? टेम्परेचर को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ सोलार कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ सोलार कॉन्स्टेंट इज, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू होती है 1.94 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्गली फ्रेम हो गए हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए प्लस सी, क्योंकि दोनों वैल्यू ही सोलर कांस्टेंट को बताती हैं। इसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं एक और यूनिट को जो आपके एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। ठीक, इसको भी नोट डाउन कर लो। सोलर कांस्टेंट होता क्या है, इस चीज को देखो। जैसे ये सन से जो रेज आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जिन्हें सोलर रेडिएशंस कहते हैं। जी, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो टॉप लेयर है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और पर मिनट कितनी सोलर रेडिएशंस रिसीव हो रही है, ठीक है, उसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं। आपको सिंपल सी इन वैल्यूज को याद रखना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए कि कितनी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है। जो सोलर, जो अपना अर्थ एटमॉस्फेयर है उसकी जो टॉप सरफेस है उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर मिनट। तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अब देखिए, जो सोलर रेडिएशंस हैं, एक होती है डायरेक्ट रेडिएशन, जो टोटल रेडिएशन है, जिसे ग्लोबल रेडिएशन भी बोलते हैं। टोटल रेडिएशन या जिससे ग्लोबल रेडिएशन भी बोलते हैं, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है डिफ्यूज रेडिएशन, स्कैटर्ड वाली, मतलब जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर के अंदर, उनसे जो सोलर रेडिएशन स्कैटर्ड भी, उनको स्कैटर्ड रेडिएशंस बोल दी जाती है। और एक डायरेक्ट रेडिएशंस होती हैं, डायरेक्ट और डिफ्यूज। ठीक है, एक टर्म आपने सुना होगा फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, जो कि यूजफुल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए यूजफुल होता है वो यूजफुल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन सा रीजन? PAR। इसकी वैल्यू होती है 400 से लेके 700 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखिए, जो डिफ्यूज रेडिएशन है उसके अंदर तो ये पार्ट होता है इसका 65%, और इसके ऊपर जो पार्ट होता है वो होता है 42% PARI कंसिस्ट होता है। ठीक है, PAR का 42% और PAR का 65%, ये वैल्यूज रहती है। और जो ग्लोबल सोलर रेडिएशन है, ये टोटल जो रेडिएशन है जिसे ग्लोबल सोलर रेडिएशन भी कहते हैं, इसके अंदर टोटल PAR होता है 50%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे इसको, इसे कहते हैं डाययूरेनल रेंज। ऐसे कुछ और टर्म होते हैं, जैसे इंडिविजुअल क्रॉप हैज इट्स मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज होती है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कि इतना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, इतना मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए।
और इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक समझ रहे हो मेरी बातों को? तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे कार्डिनल टेम्परेचर। ठीक, और ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिसके बिलो देयर इज नो ग्रोथ, उसे कहेंगे बेस टेम्परेचर। उसे क्या कहेंगे? बेस टेम्परेचर। अब इन सारी चीजों को देखते हैं। मैं दो क्रॉप्स आपके सामने रखता हूं, एक राइस और एक व्हीट। ठीक है, राइस जो आपका खरीफ सीजन की क्रॉप है, और ये है आपकी रबी। मेजरली जो रबी क्रॉप्स होती है उनके अंदर जो बेस टेम्परेचर होता है वो 4.5 होता है। ठीक है, और जो खरीफ होती है उनके अंदर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये बात तो हो गई। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, जैसे अब मैं वीट की बात कर रहा हूं, तो वीट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकती है। क्वेश्चन आए हुए तो 30 to 32 डिग्री सेल्सियस टॉलरेट कर सकती है। ऐसे ही जो आपका वीट है, ये बात कर चुके हमने, ये तो किसकी बात कर चुके? वीट की। और ऐसे राइस की जब मैं बात करता हूं तो राइस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 30 to 32 डिग्री सेल्सियस है, और मैक्सिमम जो टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकता है वो 36 से 48 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बेस टेम्परेचर पूछ लिया जाएगा आपसे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछ सकते हैं आपसे, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ सकते हैं, आपसे मिनिमम टेम्परेचर पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। ठीक है, ये किस कंसेप्ट के ऊपर है? सबसे पहले तो आपको एक कंसेप्ट पता होगा, एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस हैं, ठीक है, इनकमिंग और आउटगोइंग जो सोलर रेडिएशन है उनके बीच में रेशियो बनाता है कि कितनी। तो इसको आप रिवर्स करो इस तरीके से, इनकमिंग और आउटगोइंग को, तो आपको क्या दे देगा? ये आपको एल्बिडो का जो कंसेप्ट है वो बनकर आपके सामने आ जाएगी। मतलब कितनी एनर्जी, कितनी सोलर रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हुई है एटमॉस्फेयर को विदाउट लॉस। ठीक, उसे कहते हैं एल्बिडो। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस? दैट इज योर 31%। इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसी क्रॉप सरफेस की ये वैल्यू होती है 20 से 30%, राइस की 12%, फ्रेश स्नो की जो आपकी वैल्यू होती है वो 80 to 85% होती है। और जनरली हम घरों में देखते हैं कि जो गर्मी के टाइम पे व्हाइट कलर की हम टंकी रखते हैं, उससे क्या होता है, जो पानी है ना वो कम गर्म होता है, हीट को वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट व्हाइट सरफेस होता है ना उसका एल्बिडो 100% होता है। एक चीज तो ये देखने की जरूरत है आपको। इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। अब देखो ये जो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ऐसे एक होता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ये भी कंसेप्ट याद रखना। रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशन है यही यूज होती है रिमोट सेंसिंग के अंदर। व्हाट इज द पोर्शन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम दैट प्लांट यूज फॉर फोटोसिंथेसिस? मतलब PAR की बात कर रहा है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आउट ऑफ टोटल रेडिएशन अमाउंट ऑफ PARI होता है 40 to 45%। ठीक है, जिसमें से 2 से 10% ही हम यूज कर पाते हैं किसके अंदर? क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मिनिमम टेम्परेचर एट विच मिनिमम टेम्परेचर एट द हाइट ऑफ vegetation. Height of vegetation is measured by, that is measured by grass minimum thermometer. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये जो ऑप्शन दे रखा एसमान साइक्रोमीटर, ये जो क्रॉप कैनोपी है, क्रॉप कैनोपी की ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाइंड करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। एक होता है मैक्सिमम थर्मोमीटर, एक मिनिमम थर्मोमीटर। जो मिनिमम थर्मोमीटर होता है दैट इज फिल विद अल्कोहल, अल्कोहल से फिल होता है, और मैक्सिमम जो थर्मोमीटर होता है वो मरकरी से फिल हुआ आता है। एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम थर्मोमीटर मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कब नापा जाता है? दैट इज 2 PM के ऊपर मैक्सिमम थर्मोमीटर का यूज करके हम मेजर करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर को। ऐसे मिनिमम टेम्परेचर कब मेजर किया जाता है? जो मिनिमम टेम्परेचर है ना वो हम मेजर करते हैं 4 AM, मॉर्निंग के 4 AM। ठीक है,
ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैक्सिमम थर्मोमीटर, मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वार्म सीजन क्रॉप्स। वार्म सीजन क्रॉप्स की बात हो रही है तो इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा सी 30 to 38 डिग्री सेल्सियस, और 38 से 45 जो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर दे रखा है ये इनके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। ये कैसा रहेगा? मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, सर आपने बता दिया कि मैक्सिमम, ये जो वार्म सीजन क्रॉप्स की तो आपने बात कर ली, लेकिन आपको दे दिया कूल सीजन क्रॉप्स, कूल सीजन क्रॉप्स दे दिया तो आपका क्या टेम्परेचर रहेगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा, और इसके साथ साथ 30 से 38 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पर दे रखा है ये इनका मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा कूल सीजन क्रॉप्स के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, द आइडियल टेम्परेचर फॉर मोस्ट क्रॉप्स। आइडियल टेम्परेचर मोस्ट क्रॉप्स के लिए क्या रहता है? 10 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब बात करेंगे हम प्रेसिपिटेशन की। एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ओडोरलेस, कलरलेस, यहाँ से जो वाटर फॉल आउट हो रहा है, वाटर फॉल हो रहा है, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड में तो होता है एक रेन, एक होती है ड्रीजल। यदि यही सॉलिड फॉर्म के अंदर ड्रॉप हो, मतलब जैसे नहीं कहते ओले पड़ गए, स्नो हो गया, स्प्लिट हो गया, और इसके साथ हेल, ये इसकी सॉलिड फॉर्म में आते हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसे कहेंगे रेन। ठीक है, अब देखिए रेन और ड्रीजल दो फॉर्म्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड के अंदर। ठीक है, जब 0.5 mm से कम रेन ड्रॉपलेट्स का डायमीटर हो तो उसे हम कहेंगे ड्रीजल। ठीक है, ये मेनली जो स्ट्रेटस लेयर होती है ना, स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, उनसे देखने को मिलता है ड्रीजलिंग जिसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आएगा आपका। और 0.5 mm से ज्यादा हो, लार्जर इन साइज हो, मोर देन 0.5 mm, देन वी कॉल इट रेन। ठीक, इतनी सी बात तो याद करके रखनी होगी। अब अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टू द क्रॉप प्लांट। इसका हो जाएगा हेल स्टॉर्म, जो तोड़ के रख देगा किसी भी क्रॉप को। आंसर ए हो जाएगा। अगली कंसेप्ट है, डैश इज द इवेंट बिगिन विद लार्ज स्केल वार्मिंग। ये टर्म देखो, वार्मिंग ऑफ द सरफेस वाटर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। इन दोनों क्वेश्चन देखो, एक बार पूछ लिया गया था कि कौन सा ओशियन, तो आपको बोलना है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये अपना इंडिया है, इसके आसपास जैसे ये समुद्र है, ये समुद्र है, यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज। इससे क्या होगा कि जो प्रेशर है जो बिल्ड हो रहा है वो होगा डाउन, तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो विंड्स है वो मूव करेगी, तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी और यहाँ पर सूखा रह जाएगा। ठीक, इसके अपोजिट एक फिनोमेना होता है ला नीनो। इसमें क्या होता है कि अबनॉर्मल कूलिंग होती है, यहाँ पर क्या होती है वार्मिंग हो रही थी, या अबनॉर्मल कूलिंग होती है। सरफेस टेम्परेचर यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम है, तो इस साइड को मूवमेंट होगी किसकी? विंड्स की, और यहाँ हो जाएगा रेनफॉल। इससे क्या हो जाता है कि इंक्रीज रेनफॉल देखने को मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बताती है कि जो वाटर वेपर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर कितने हैं। ठीक है, आज कहेंगे कि हाँ तो बहुत ह्यूमिडिटी है। बहुत ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ऑप्टिमम रेंज कितनी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की फॉर कंडीसिव फॉर द क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब क्रॉप ग्रोथ अच्छे से हो, प्रोडक्टिविटी हाई हो, तो आपको लगा देना है बी ऑप्शन 40 to 60%, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। साइक्रोमीटर यूज फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और हाइग्रोमीटर यूज फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ऐसे ही हेयर हाइग्रोमीटर जो कि यूज होता है व्हेन द कंडीशन इज टेकन इनसाइड द रूम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर इन द मास of water vapor in a sample of a most air to the total mass of the sample is called as, इसको कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहाँ पर ग्राम पर केजी इसकी यूनिट होती है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ऐसे ही होती है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसे ट्रू ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मतलब ये आ गया इतने वाटर वेपर, इतना मास इन वाटर वेपर्स का या प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है, 1 मीटर क्यूब, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कहलाती है कि कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर वेपर, ठीक, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। सैचुरेशन के लिए कितने वाटर वेपर की जरूरत होती है, ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये मतलब मेजर्ड किया जाता है और एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज के अंदर। तो इसका तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आते हैं क्लाउड सीडिंग। विंसेंट शेफर, जिन्हें फादर ऑफ क्लाउड सीडिंग बोला जाता है। एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल टू क्लाउड्स टू इंड्यूस प्रिसिपिटेशन इज कॉल्ड, उसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, ये इनके फादर कहला जाते हैं विंसेंट शेफर। ठीक है, विंसेंट शेफर इनको बोला जाता है, जो कि 1946 के अंदर इन्होंने एक कंसेप्ट दी थी। इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन होती है वेपर्स की, जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज होती है, मतलब गैस से लिक्विड फॉर्म में कंडेंसेशन प्रोसेस से होती है। और कुछ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। यदि उन डेफिशिएंसी को हम करेक्ट कर दें तो हम रेन करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कोल्ड क्लाउड सीडिंग इज डन बाय इंजेक्टिंग इनटू द क्लाउड्स। कोल्ड क्लाउड सीडिंग जो होती है वो सिल्वर आयोडाइड, इसके साथ साथ ड्राई आइस, ये दो ऑप्शन याद रखना। और जो वार्म क्लाउड सीडिंग होती है ना, वो NaCl मीन्स कॉमन साल्ट, और इसके साथ साथ यूरिया का भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ क्लाउड्स के टाइप। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिचुएटेड जिनेवा के अंदर, उन्होंने 10 टाइप्स बताए, जिनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। 4 कैटेगरीज कौन सी, कोमुलोनिम्बस, कोमुलस, स्ट्रेटस एंड साइरस। ये जो साइरस होते हैं ना, ये हाईएस्ट इन हाइट होते हैं, मतलब हाईएस्ट स्ट्रेटा के अंदर पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं लोवेस्ट के अंदर। ठीक है, ये होती है सिल्की इन अपीयरेंस, सिल्की इन अपीयरेंस होते हैं। जो स्ट्रेटस होते हैं ये ड्रीजल, जो मैंने बताया था ना ऑलरेडी वहां पर। और जो कोमुलस होते हैं ये डोम शेप्ड या कॉलीफ्लावर शेप्ड होते हैं। जो समर सीजन होगा उस समय, जो समर सीजन के टाइम जो एकदम साफ सुथरे क्लाउड्स दिखते हैं वो कोमुलस ही होते हैं। और ये जो कोमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स हो गए, ये क्या होता है, थंडर स्टॉर्म हो गया, हेल हो गया, लाइटनिंग हो गया, उनमें होता है। और जैसे लगातार जो बारिश देते रहते हैं ना, स्टेडी प्रेसिपिटेशन, ये टर्म देखना, स्टेडी प्रेसिपिटेशन, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसका होता है निम्बो स्ट्रेटस। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, निम्बो स्ट्रेटस। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, तो इनको याद रखो, इनको गो थ्रू कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए यदि आपको जरूरत हो तो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।